राम राम लाडलियो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी में स्वागत करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास के स्रोत। वो आधा पढ़ाया था लेक्चर, क्योंकि घना लंबा हो जाता, इस वजह से बाकी का आधा इसमें पूरा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गेल की गेल बेल आइकन जरूर दबा लियो, क्योंकि घनी तक आ जाए फिर वीडियो आप द्वारा पहुँच जाएगी। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी नहीं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक घेर दूंगा, उड़े तक देख सको हो। तो चलो अब शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्राह्मण साहित्य और देखिए आज पढ़ेंगे ब्राह्मण उत्तर साहित्य। ब्राह्मण उत्तर साहित्य ओहो ला भाई, ऊपर टॉपिक का नाम देना था, भूल गए आप। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये होता है हमारा टॉपिक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या होगा? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो इसमें त्रिपिटक है। त्रिपिटका के नाम देखो, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये तीन पिटक हैं बौद्ध ग्रंथ में। सबसे पहले पिटके आवे हैं, जिनकी भाषा क्या है? पाली। पिटकों की भाषा है पाली। अब बात करें एक एक पिटका की, तो पहले हम पढ़ लें सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। किसको? इस पिटक में, सुत्त पिटक में किसको? बौद्ध के धार्मिक जो सिद्धांत है उसको संवाद के रूप में संकलित किया गया। और इसके संकलन करता है आनंद। इसके संकलन करता है आनंद। और सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा हुआ है। निकाय क्या होती है? भाग, उनमें बटा हुआ है यो। तो उनके नाम सबसे पहला दिग् निकाय, मंजिम निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, तीन हो गए। अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और एक रह गया खुद्दक निकाय। दावायो खुद्दक निकाय। इन 5 निकाय में सुत्त पिटक बटा हुआ है। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सका। सुत्त पिटक के संकलन करता कौन सा? आनंद। इन 5 निकाय में अंगुत्तर निकाय है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। अंगुत्तर निकाय में यह भी पूछ सका कि बौद्ध ग्रंथ के किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो उसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक के बाद अगर बात करें, अगला है अपना विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक। आगे पाछा कर सको हो, कोई दिक्कत नहीं है। विनय पिटक, विनय पिटक की बात करें तो इस पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना और विधि जो नियम है उसकी विवेचना की गई, यानी कि बौद्ध संघ जो बनाया था उसके बारे में बताया गया है। किस पिटक में? विनय पिटक में। और इसके जो संकलन करता थे वो थे उपाली। संकलन करता हमेशा याद रखना है। तीनों आगे पहले डेगा सुत्त पिटक पढ़ा, उसका था आनंद, इसका है उपाली। और इसमें क्या है? बौद्ध संघ की स्थापना और जो नियम बताए गए उसके बारे में है विनय पिटक में। और इसे पिटक में महात्मा बुद्ध और महावीर जी को एक समान, यानी कि समकालीन, समकालीन बताया गया है, यानी कि एक ही समय में। किस पिटक में बताया गया? वो भी आपके विनय पिटक में। अगले पिटक की बात करें तो आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक है अगला पिटक। इस पिटक की बात करें तो इस पिटक में प्रश्नोत्तर शैली है और दार्शनिक पक्ष। इसका क्या मतलब है? यानी कि इस पिटक में प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं। किस पर पूछे गए हैं? जो बौद्ध भिक्षु थे उन पर, आम जन के कोई भी हो गया जो इसमें दीक्षित में प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उन्हें जवाब मिले, तो वो है इसमें अभिधम पिटक में।
यानी कि दार्शनिक पक्ष, बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष वो है अभिधम्म पिटक में। और एक और बात याद रखेंगे, अभिधम्म पिटक में ही सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछ लें कि बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किस में किया गया था, वो क्या था, अभिधम्म पिटक में। और इसके संकलनकर्ता भी याद रखना है, इसके संकलनकर्ता है आपके मोगलीपुत्र टिस। मोगलीपुत्र टिस इसके संकलन करता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनो और भी बतेरे ग्रंथ है, या नाम हमने मेन से हैं वे करे हैं। अब बौद्ध ग्रंथ के बाद आपके दूसरा धर्म कौन सा है, वो बच गया जैन। तो हम पढ़ेंगे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ की बात करें, जैन ग्रंथ को साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के हुआ है सिद्धांत, याद रखना, कहते हैं 900 आगम के आए हैं, सिद्धांत कहा जाता है। जो जैन ग्रंथ है वो ज़्यादातर पाली व प्राकृत भाषा में है। पाली व प्राकृत इन दो भाषा में है। अगर जैन ग्रंथ में एक और है पुराण, ये अपने वो 18 पुराण वाले नहीं, जैन धर्म में भी पुराण है, वे पुराण है जिनकी भाषा क्या है, संस्कृत। जैन ग्रंथ वाले की संस्कृत, पाली व अपभ्रंश। अब पूछोगे अपभ्रंश क्या हुआ जी, अपभ्रंश यानी कि उस टाइम की जो आम बोलचाल की भाषा थी वह है अपभ्रंश। अगर 4-5 पुराणों का नाम याद लेगा तो याद है पद्म पुराण जो प्रमुख से हैं इसके, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण और कौन सा रह गया, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, आदि पुराण। भाई आदि पुराण ये प्रमुख से पुराण है जैन धर्म वाले। कदा 18 पुराण वाले अपने आप पहुँच लो, वे नहीं इस धर्म के, हिंदू धर्म के नहीं, इस धर्म के। इसके अलावा 22वां ग्रंथ है प्रशिष्टि पर्वन, भद्रबाहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और भी बतेरे हैं, ये मेन से हैं। भद्रबाहुचरित ने देख कानून लगाइयो, भद्रबाहु ने लिख रहा है कि इसके लेखक रतन नंदी हैं। भद्रबाहु के चरित के लेखक रतन नंदी हैं, भद्रबाहु नहीं है। भद्रबाहु के लिए कल्पसूत्र है, भद्रबाहु की रचना, ये याद रखना, कल्पसूत्र है, ये है भद्रबाहु की रचना जो तीर्थकर के स्वामी हुए, वो कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। सबसे पहला जो जैन ग्रंथ हैं या धर्म हैं उनका जो प्रारंभिक इतिहास हो कल्पसूत्र में मिला है। जैन ग्रंथ था कि किस में ग्रंथ में सबसे पहले था, कल्पसूत्र में, यो याद रखना जो भद्रबाहु ने लिखे। भगवती सूत्र नू याद रखना जो तीर्थकर हैं जैन धर्म में, पता हो 24 तीर्थकर हुए हैं। जब जैन धर्म करेंगे इसमें डीपली जब बताऊंगा और बढ़िया डाल। भगवती सूत्र में ही तीर्थकरों की जीवनियाँ दी गई हैं, यानी कि भगवती सूत्र में जो 24 तीर्थकरों उनके बारे में बताया गया। जो क्वेश्चन नेट में भी कई बार आया है कि जैन ग्रंथ के कौन से जैन ग्रंथ में तीर्थकरों की जीवनियाँ दी गई, वो आपका भगवती सूत्र है, ये ज़रूर याद रखना। अगर ये थे जैन ग्रंथ, आगे लौकिक साहित्य आ गए। यह तो हम धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे, और धार्मिक साहित्य में क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर। लौकिक साहित्य में वो चार्ट बनाया होगा था, हमने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें था। इसमें क्या थे, ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियाँ। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो आपकी चाणक्य की आ जाएगी। कौन सी है चाणक्य की, अर्थशास्त्र। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के और भी बतेरे नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य,
ये इसे के नाम है चाणक्य के। अर्थशास्त्र आएगी इसमें, पाणिनि की अष्टाध्यायी आएगी, अष्टाध्यायी। महाभाष्य आएगी पंतजलि की पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य। कालिदास की आएगी, कालिदास ने तो बतेरे लिख रहे, किसी का भी याद करिए, शकुंतला। और भी पुस्तक लिखी जो सारी आ जाएंगी कालिदास की। और कल्हण की राजतरंगिणी, बेलहण की विक्रमादेव चरित, विक्रमांक देव चरित। कल्हण और बेलहण में बिजलियों ने, कल्हण की राजतरंगिणी है और बेलहण की विक्रमांक देव चरित। ये अलग अलग नाम एक से हो सका, वो भी बतेरी है। नोट्स में जब सारी दे दूंगा समझाने आना तरदी समझाने आयो कि ये जो पुस्तक आएंगे वो लौकिक साहित्य में आओगे। अगला हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण, यात्रियों के विवरण। और इसमें सबसे पहले यूनानी लेखक करेंगे। यूनानी लेखक की बात करें सबसे पहले अपना हेरोडोटस। हाँ वही इतिहास का पिता हेरोडोटस की पुस्तक का नाम याद है? पहले करवा था हिस्टोरिका। दूसरा आपका मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यो राजदूत के रूप में, सेल्युकस निकेटर का राजदूत था यो। तो इसकी पुस्तक थी इंडिका। एक पुस्तक और है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। यूनानी लेखक है लेकिन इसके लेखक का पता नहीं लग पाया आजकल आज तक की हिस्ट्री में। एक और आपका टोलमी यूनानी लेखक, जिसकी पुस्तक क्या है? ज्योग्राफी। और पिलनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। ये यूनानी लेखक। विदेशी यात्रियों के विवरण में अगला था यूनानी लेखक कहता है चीनी लेखक। चीनी यात्रियों में सबसे पहला पता है कौन आया था? फाहियान गुप्त वंश में है। और गुप्त वंश में कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय, उसके काल में आया था फाहियान भारत। इसकी पुस्तक का नाम है फोको की। ये पुस्तक है। मजे की बात यह है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं बताया, यानी कि भारत का शासक उस टाइम कौन था इसने नहीं बताया। ये पूछोगे जवाब होकर बेरा, लेकिन जो परिस्थिति बुक में बतावा है वातावरण आसपास का या जगह का, भारतीय देश के बारे में जो लिखा है उसकी वजह तय हमारे इतिहासकारों ने ये निकाला है कि वैसा ही काल चंद्रगुप्त द्वितीय का था। जब ये तो ये मान जाए कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और दूसरा फाहियान ही वो यात्री है जिसने मध्य देश में, जो हमारे भारत का जो मध्य का भाग है उसको देख सको अब मध्य देश, उसको ब्राह्मणों का देश कहा था। किसने? फाहियान। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि मध्य देश को ब्राह्मणों का देश किसने कहा, तो आपका फाहियान ही है। दूसरा एक नाम हो रहा है हुनसांग या युआन चुआंग, इसके कई नाम हैं। यह स्वेन जंग, कुछ भी नाम मिला इसका, वो आपका ह्यूनसांग ही है। ह्यूनसांग की पुस्तक है CU की। ह्यूनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और ह्यूनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? ह्यूनसांग को। कई बार वो ह्यूनसांग जिंदा क्वेश्चन आ रहा युआन चुआंग देता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूनसांग का ही नाम है या फिर स्वेन जंग नाम दे देगा, तो एक ही नाम है यो।
और ये थे चीनी लेखक, या फिर यात्री। इनके बाद चीनिया के बाद अरबी लेखक या फिर यात्री। अरबी लेखक में सबसे पहला है सुलेमान, जिसकी पुस्तक है सिलसिलतुत तवारिख। नाम इसे पाओगे, इनकी पुस्तक आ गई सिलसिलतुत तवारिख। सुलेमान 9वीं शताब्दी ईस्वी में बात आया था। उस समय बात में गुर्जर प्रतिहार शासक था महिर भोज, उसका शासन था महिर भोज। सुलेमान महिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। कौन? सुलेमानी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, अरबों का सबसे घोर शत्रु महिर भोज है। ऐसा यात्री कौन सा जो मानता है वो है सुलेमान। सुलेमान के बाद अल-मसूदी की पुस्तक है मुरूजुज जहब। अल-मसूदी की पुस्तक मुरूजुज जहब, और ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। जब ये भारत आया तो ये अपनी पुस्तक मुरूजुज जहब में बताया कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था, और जब भी जो प्रतिहार हैं वंश के शासक हैं मुल्तान पर आक्रमण कराया करते हैं, तो मुल्तान के शासक थे वो सूर्य मंदिर में जाकर छिप जाया कराते और ये कहा करते कि हम सूर्य मंदिर तोड़ देंगे। मतलब कि यो डर दिखाया क्या कि हम सूर्य मंदिर तोड़ देंगे, वे अपनी रक्षा कराया करते, और जो गुजहर प्रतिवर शासक हैं वे वापिस आ जाया करते। एक और आपका अल-बरूनी, नाम जरूर सुना होगा इसका, अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक का क्या अर्थ होता है? खोज। हिंद यानी भारत की। हिंदी में क्या हुआ? भारत की खोज। तो अरबी भाषा का शब्द है। भारत में क्या? भारत की खोज। तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अल-बरूनी किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, महमूद गजनवी के साथ कौन सा यात्री या लेखक आया था? वो आपका अल-बरूनी ही है जो आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। अल-बरूनी का एक और आपको याद रखना है, अल-बरूनी ही वह पहला मुसलमान है जिसने पुराण और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा और संस्कृत सीखी। सभी मुसलमानों में सबसे पहला मुसलमान अल-बरूनी है जिसने क्या किया? संस्कृत सीखी और पुराण और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया। अल-बरूनी के बाद आपका मार्को पोलो। इसकी पुस्तक का नाम है इलिओन। सॉरी भाई। अगला है मार्को पोलो। अगला क्या है? मार्को पोलो। और इसकी पुस्तक का नाम है इलिमिलओन। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। अब पूछोगे यात्रियों का राजकुमार तो ह्यूनसांग को कहा जाता है। वो प्राचीन टाइम में, या फिर पूरे यात्रियों का राजकुमार किसे? ह्यूनसांग को। सिर्फ मध्यकालीन यानी कि 1206 से लेकर हमारा मध्यकालीन कहाँ तक है? 1857 तक। वहाँ तक उन यात्रियों में कौन है यात्रियों का राजकुमार? मार्को पोलो ही वह है जिसने काकतीय वंश की रुद्रमा देवी का वर्णन किया था। एक फिल्म भी है साउथ की, आप देख सकते हो, रुद्रमा देवी। मार्को पोलो ने उस महिला का वर्णन किया है अपनी बुक में, इलिमिलओन। तो ये आपके विदेशी यात्रियों के विवरण। अब क्या बचता हमारा? पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं अब। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या था? पहला आपको याद हो तो अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्य में जरूर याद रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है एक, जो आज भी है। उसकी शुरुआत या उसका जनक कनिंघम को माना जाता है।
और कब की थी कनिंघम ने इसकी? 1871 ईस्वी में। यही वह विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आज भी है, जो खुदाइयाँ करवाता है। उसकी जो शुरुआत की थी कनिंघम ने की थी 1871 में, जिसको कारण इसको कनिंघम क्या कहा जाता? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। इसमें सबसे पहला था हमारा अभिलेख। अब अभिलेखों से रिलेटेड कई बातें हैं जो याद रखनी है आपके। अभिलेखों के अध्ययन को, यानी कि जो उसका अध्ययन करते हैं उसको क्या कहता है? पेलियोग्राफी कहा जाता है। सॉरी, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र, हिंदी में पुरालेख जाता है। और जो लिपि अभिलेखों की मिलती है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियोग्राफी। और जो तिथियां मिलती हैं उसको कहा जाता है पेलियोग्राफी। शब्द आप बोलने में एक जैसे हो सकते हैं, लिखने में अलग अलग है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, तिथियां जो मिलती है उसको बोलते हैं पोलियोग्राफी, और जो उस पर लिपि मिलती है उसको मिलती है पोलियोग्राफी। ये है पेलियोग्राफी। तिथियों के अध्ययन को पेलिया और उसको पोलियोग्राफी कहा जाता है। लिपि जैसे गुरुष्टी ब्राह्मी ये लिपि होती है वैसे ही, या देवनागरी लिपि है जैसे हिंदी की वो। अब अभिलेखों की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख आपका बोगजकोई अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर यानी कि तुर्की में स्थित है। इसकी तिथि की बात करें तो ये 1380 ईसा पूर्व की है। सबसे प्राचीन अभिलेख है ये आपका। और बात करें तो फिर अशोक के अभिलेख आ जाते हैं हमारे। अशोक के अभिलेख बहुत सारे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें जब डिटेल में करेंगे जब बताएंगे, वैसे आपको बता रहे हैं। अशोक के अभिलेख, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो कि ऐहोल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, जो ये स्कंदगुप्त का भी है। ये आपके अभिलेख आ जाएंगे। और आगे अभिलेखों से आगे क्या है हमारे? अब सिक्कों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नेट में तो खासकर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं जरूर ध्यान दें। सिक्के पुरातत्व सेक्शन में क्या आता है? पहले सिक्के। अब सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, यानी कि मुद्रा शास्त्र। ये कहा जाता है। तो प्रारंभिक सिक्के थे वो थे आहत सिक्के, या पंचमार्क भी कहा जाता है जिन्हें, आहत या पंचमार्क। क्यों? क्योंकि पहले कोई डिजाइन नहीं था या गोल थे, ये थे बस धातु ली, उस पर ऐसे जैसे ये मार्कर है, धातु ली और उसको ऐसे मिले, यानी कि जैसे हरियाणा में आप समझ सकते हो कुत्का होता है, उसको लिया उस पर मारा, उसकी कुछ भी शेप आ जाए तो वो थे सिक्के। आहत या पंचमार्क सिक्के जो प्रारंभिक मिलते हैं। और आहत और पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य की आकृति मिलती है। किस कहते हैं? क्योंकि जो या जैसे कि ये लगा लो, इस पे यहाँ पर सूर्य का चित्र छपा हुआ है, बड़ा लोहे का होता था, कुत्का लगा लो, या आप कुछ भी समझ सकते हो, धातु है उस पर मार दिया, उसकी कोई भी शेप आ जाती है, ये नहीं गोल है या फिर कैसे भी होता है, उस पर सूर्य का अंकन जरूर मिलता है। ये याद रखना कि आहत या पंचमार्क सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है। और जो प्रारंभिक सिक्के उनको क्या कहा जाता है? आहत या पंचमार्क। आहत या पंचमार्क सिक्कों को ही साहित्य में धरन, शतमान, पुराण या कार्षपण आदि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में एक बार कि आहत या पंचमार्क सिक्कों को पुराणों में क्या कहा जाता है, और सॉरी पुराण नहीं, कि ये नेट में पूछा गया था कि आहत या पंचमार्क सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? धरन, शतमान, पुराण और कार्षपण। ये याद रखना है। और सिक्कों से रिलेटेड और बात याद रखनी है आपके हिंद यवन शासकों की। हिंद यवन शासक हैं जिनको हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। हिंद यवन, इन शासकों ने सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाए, यानी कि जो भी तिथि की वो लेख लिखवाए वो थे आपके हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक का एक नाम याद रखना होगा, डेमेट्रियस द्वितीय। इस शासक ने भारत में जो सिक्के चलाए थे उस पर द्विभाषी व द्विलिपि लेख करवाए थे। द्विभाषी
और द्विलिपि। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक सिक्के पर दो भाषा और दो लिपि। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो सिक्के पे हिंदी और इंग्लिश दो भाषा होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। लिपि भी अलग होगी, अब हिंदी की देवनागरी और इंग्लिश की जो अलग लिपि है ओ ऐसे सिक्के किसने चलाए थे, डेमेट्रियस द्वितीय ने भारत में सबसे पहले। और इन सिक्कों को जो द्विभाषा द्विलिपि थे उसको बंद किसने करवाया था, वो थे आपके कुषाण शासक जिसका नाम है कनिष्क प्रथम। इसने उन सिक्कों को बंद करवा दिया था भारत में। चलाया किसने, इसने। बंद किसने करवाया, इसने। अब बात करें तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, वो भी आपके हिंदी एवं शासक। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, ये तो पहला था। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदी एवं शासकों ने। और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्त शासकों ने। और गुप्तों में भी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये नहीं, नाम याद रखना वो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सिक्के और संख्या में चलाए थे। और सब अब बात आती है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर किसी के सिक्के थे सोने के, वो थे आपके कुषाण शासकों के। सबसे पहले किसने चलाए सोने के सिक्के, हिंदी एवं शासकों ने। सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने चलाए, गुप्तों ने। और गुप्तों में भी किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के चलाए हैं वो आपके कुषाण शासकों ने। और शीशे के सिक्के, एक टाइम ऐसा आता है कि चांदी सोने की कमी हो गई थी तो शीशे के सिक्के चलाए थे पहले किसने, वो आपके सातवाहन वंश के शासक। सिक्के के आगे हमारे क्या है, मृदभांड। सिक्के से आगे हमारे मृदभांड। भांडों की बात करें जो, यानी कि बर्तन हमारे, सबसे पहले तक्षशिला की खुदाई हुई थी, उसमें हमें मृदभांड मिले। तब से पता चला था कि मृदभांडों से भी मैं इतिहास का पता लगा सकता हूँ। तक्षशिला की खुदाई हुई थी उसके मृदभांड। इसमें अलग अलग नाम दिए गए थे जो बर्तन मिले हैं, जैसे कोई लाल और काले रंग का, तो उसको इस हिसाब से या आकार के हिसाब से ऐसे नाम, जो इनके नाम दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि BRW, अगर इसका पूरा नाम लिखे था ब्लैक एंड रेड वेयर, WARE वेयर। हिंदी में क्या बनेगा, काले और लाल मृदभांड। काले और लाल मृदभांड। इन मृदभांडों को या बर्तनों को प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। किस काल का, प्रागैतिहासिक काल का। अरे एक और है जिसका नाम OCP, तो OCHRE, ओचर कलर्ड पोट्री, POTTERY पोट्री। अगर हिंदी में बात करें तो गैरिक मृदभांड। किस रंग के, गैरिक मृदभांड। इन्हें उत्तर हड़प्पा काल का या ताम्रपाषाण काल का माना जाता है। यह ताम्रपाषाण काल का। एक और है PRW होगी, OCP होगी आपकी PGW का अगर होते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसका, चित्रित धूसर मृदभांड। पेंटेड ग्रे वेयर का चित्रित धूसर मृदभांड बनेगा, जो आपका उत्तरवेदी काल का मृदभांड माना जाता है। उत्तरवेदी काल यानी कि आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास जो काल है, उस बीच में ये बर्तन मिलते हैं जो इस काल का वर्णन बताते हैं हमें कि इस काल की है। जो इससे अब पूछो कैसे, एक बता देता हूँ यहाँ पर C14 या कार्बन 14 विधि होती है जिसके द्वारा इतिहासकार पता लगाते हैं किसी की उम्र का। मृदभांड पेड़ों की भी लगा सकते हैं हम, यहाँ कोई वस्तु मिलती हैं उसकी उम्र का अंदाजा या पता लगा सकते हो। C14 कार्बन 14 एक विधि है, उसके द्वारा लगाते हैं। एक और आपकी NBPW, अगर इसका
ब्लैक, पी से पेंटेड, इसे वे, डब्लू ए आर ई वे, यानी कि नॉर्थन। उत्तरी काले, उत्तरी काले, सॉरी पेंटेड नहीं आएगा भाई, यहाँ पर पॉलिश्ड है, पेंटेड नहीं है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड। उत्तरी काले, पॉलिशदार या पॉलिशदार मृदभांड। ये इनको, इनकी काल अवधि क्या है, यहाँ से आगे 36 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक, मौर्य काल, यानी कि आपके जैन बौद्ध धर्म से लेकर मौर्य काल तक के काल के बारे में बताते हैं हम। उत्तरी काले, पोलिश मृदभांड। ये आपका लेक्चर ख़त्म। ये मेरा पर्पज इसलिए था करवाने का आपको कि आप आगे जो शब्द आएंगे ये कहाँ से क्या आएगा, इसमें कन्फ्यूजन होगी, कहाँ से क्या आता है क्या नहीं, पुराण क्या होते हैं, जैसे हम धार्मिक साहित्य में पढ़ चुके हैं उपनिषद क्या होते हैं। तो ये जो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, इनसे हम इतिहास का पता लगाते हैं। जैसे कि ये पेंटेड ग्रेव और ये मृदभांड मिले, इनसे कार्बन 14 से इसकी उम्र पता लगाई, कितने साल बनती, फिर निकाला तो ये काल बनता। ऐसे ही इतिहास को बनाया जाता है। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।